अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये बताया जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। ये न्यू स्टूडेंट्स जो अभी 9th क्लास में आ रहे हैं ये उनके लिए लेक्चर है, क्योंकि इनका सिलेबस कंप्लीट है, इसमें स्मार्ट सिलेबस यूज़ नहीं हुआ, लिहाजा आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी। आपको इस लेक्चर के अंदर या इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सब के सब न्यूमेरिकल्स और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है और इसी के साथ साथ मैथ एंड केमिस्ट्री के बारे में भी आपको डिटेल से चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हर चीज़ आपको गाइड की जाएगी कि किस तरीके से आपने अच्छे मार्क्स लेना है। ये सारे डिस्कशन जो है स्टूडेंट्स वो आपको इस चैनल के ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए, इस लेक्चर के अंदर जो मैंने डिस्कस किया है वो है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, इसी तरह 3 to 4 न्यूमेरिकल्स हैं। इस लेक्चर के बाद आपको कंप्लीट चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स अलहदा से मिल जाएंगे ताकि आप घर में बैठ के आराम से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट आपके पास जो इसका एमसीक्यू है स्टूडेंट, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग। अब देखें स्टूडेंट्स, जल्दबाजी क्या करते हैं, जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और इसे टिक कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा, लिहाजा आप में तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए, आप में एक ठहराव होना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, पहले सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ें। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये एक अच्छा तरीका होता है अच्छे मार्क्स लेने का। देखिए फर्स्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद सर्कल है, और अगर मैं सी को छोड़ दूँ कर्व बात आपके पास है जी। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप फर्स्ट को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन पे जाएं तो आपको वहाँ पे नजर आएगा लाइन विदाउट रोटेशन। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल फॉर्म में भी हो सकती है, कर्व पाथ भी हो सकता है, बट उसमें रोटेशन एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो होगी तो फिर वो रोटेटरी मोशन होगी, लिहाजा इसका सी ऑप्शन बेस्ट बनेगा। देखिए आपने कोशिश ये करनी है जब भी आप एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हो तो उसमें आपने ये भी देखना है कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, उसकी रीज़न क्या है। अच्छा जी, इसका सेकंड आपके पास क्वेश्चन जो है ना, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है हम उसे कहते हैं, जैसे जो आपके पास सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा जो होता है, वो देखिए वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका डोर है वो भी एक फिक्स्ड वॉल के साथ एक्चुअली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब उसकी रोटेशन कंप्लीट नहीं होती, कुछ उसका हिस्सा होता है, लेकिन ये सारी एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और हम इन्हें कहते हैं रोटेटरी मोशन। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्पीड आपके पास स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है, लिहाजा आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, और देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास एक टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसमें आपसे पूछा गया कि कांस्टेंट स्पीड को जब आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे तो फिर आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी, टाइम एक्सिस के अलॉन्ग होगी, या इनमें से कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, वो आपके पास है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ओके, और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखें ये मैंने यहाँ पे ना दोनों जो आपके पास एमसीक्यू थे उनकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। देखिए ये आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके पास पहले वाला क्वेश्चन है ना जी, ये देखें ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब देखें वो आपके पास स्टूडेंट है कुछ इस तरीके से, ये आपके सामने आ रही। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आपने यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना वो बतानी हो तो फिर ये इंक्लाइन टू क्या होगा, टाइम एक्सिस होगा, तो ये उसकी डायग्राम है। अच्छा इसी तरह अगर हम और करें तो इस एमसीक्यू का आंसर एट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्यों है वो जरा और कीजिएगा। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो स्टूडेंट तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। ये जरा गौर करें आप यहाँ पे। देखिए ये आपके सामने डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, अगर ये लाइन इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये इस ग्राफ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस
कवर नहीं हो रहा, बट टाइम जो है ना वो चल रहा है, टाइम गुजर रहा है, लिहाजा ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या है कि रेस्ट में है। ओके, अब इसके बाद जो है ना स्टूडेंट आप जरा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखें, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन के लिए जो आपको ग्राफ चाहिए होगा वो स्पीड टाइम ग्राफ वाला होगा। ठीक है, आपने स्पीड लेनी है और यहाँ पे क्या लेना है, टाइम, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में जब चेंज आता है, ठीक है, टाइम के लिहाज से, तो तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। देखिए, फर्स्ट टू तो नहीं हो सकते ना इसके ऑप्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं। अब डी ऑप्शन भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आपको कर्व नजर आ रही है ना, ठीक है, इसमें कोई भी स्मूथनेस नहीं है, लिहाजा ये वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में आपको बता रहा है कि इसमें चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। बट ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ना, जो इस तरीके से आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, ये आपके पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास इसका सी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके जी, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा, विद टाइम वी ऑब्टेन। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास ये वेलोसिटी, इसका जस्ट फॉर्मूला भी है। और इसके बाद 9th आपके पास जो एमसीक्यू है वो जरा गौर कीजिएगा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब जरा इमेजिन करें, इमेजिनेशन में आपने ये चीज़ें सोच लेनी है कि एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ओके, आप जितनी फोर्स से आप थ्रो कर रहे हैं, लाजमी सी बात है ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड उतनी हाइट कवर करेगा, ऑटोमेटिकली उसने नीचे की तरफ आना है। लेकिन जाते हुए जहाँ पे रुकेगा, तब उस पॉइंट पे, उस पीक हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, ठीक है, पोजीशन चेंज। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो स्टूडेंट इसका ये जो डी ऑप्शन, यहाँ पे असल में डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपने, ठीक है, और जगह नहीं थी यहाँ पे, मैंने इसलिए डी लिख दिया, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखें आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, तो उसमें भी आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली यही है जिसमें आपको जस्ट यूनिट को कन्वर्ट करना है। ठीक है, गौर कीजिएगा, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट, इसमें लिखा हुआ है किलोमीटर, इसका मतलब किलोमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये जो आवर्स दिए हुए हैं, घंटे दिए हुए हैं, इन्हें हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। बस सिंपल सी बात है। आपकी बेहतरी के लिए यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन के ऊपर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वरना इतनी राइटिंग ख़राब नहीं है, लिहाजा आप इस राइटिंग को इग्नोर करके आपने इनकी वैल्यूज़ को आपने ज़रा देखना है। ठीक है, अब ज़रा देखें, उसने कहा कि जी 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। चलें जी, मान लेते हैं हम 36 किलोमीटर जगह, ये जो आपको किलोमीटर नज़र आ रहा है ना, किलो की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा 1000। ठीक है, क्योंकि 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने इसकी जगह 1000 और साथ में मीटर लिख दिया, और नीचे डिवाइड हो रहा है आवर्स। ठीक है, आवर्स में आपको पता है एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है एक घंटे में मिनट 60 होते हैं, और फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 सेकंड्स आपके सामने आ जाएंगे, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब देखें, यूनिट मीटर आ गया और नीचे क्या है, सेकेंड। क्वेश्चन भी तो यही था ना कि जी आप 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। अब देखिए, ये 2 जीरोस इससे कैंसिल हो गए, ये 36 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 आ गया, और बाकी 1 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो है ए। देखें, ये न्यूमेरिकल है आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है ताकि आपकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके बाद इसका 12th MCQ, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम बात कर रहे हो स्टेटमेंट के अंदर कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 50 सेकेंड्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार। बस आप इसका ऑप्शन जो है ना वो 250 टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, स्टूडेंट आप सोच रहे हो कि इसमें 6 वाला MCQ कहाँ पे है, वो ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप समझाने वाला था, तो मैंने कहा कि इसे ज़रा अलहदा से आपको एक स्लाइड बना के दे दूँ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर। ये आपके पास एक फिगर नजर आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपके पास है स्पीड, इस तरह आपके पास है इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड आपको कितनी नजर आ रही है, इसका मतलब VI 0 है, और VF आपके पास कितना है 15 मीटर पर सेकेंड।
टाइम कितना है स्टूडेंट आपके पास 10 सेकेंड। अब जरा देखें, कार हैज़ एन एक्सेलरेशन, नो, एक्सेलरेशन की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे। कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, नो, बिल्कुल नहीं। अब देखें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर। अब इस पे हम जरा गौर करते हैं कि ये ऑप्शन ठीक क्यों है। देखिए, आपको पता है कि S इज इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। फिर वही बता रहा हूँ, राइटिंग के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन के ऊपर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है। अच्छा जी, आपको पता है डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो और दो वेलोसिटीज़ हों, दो स्पीड की वैल्यूज़ दी हुई हों, इनिशियल एंड फाइनल, तो आपको पता है S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी की बजाय हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। और वी ए वी का मतलब होता है एवरेज स्पीड, और एवरेज का मतलब होगा टू वेलोसिटीज़ हैं अगर आपके पास, तो आप उन दोनों को ऐड करो फिर 2 पे डिवाइड कर दो। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है जी, ये देखें 0 है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी आपके पास है, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। और टाइम कितना आपके पास स्टूडेंट्स, वो आपके पास है जी 10 सेकेंड। ओके, अब हम इसे जो है ना वो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को इससे हमने डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। और फिर इसके बाद 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज 75 मीटर, विच इज़ बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो ये सी इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखें नेक्स्ट आपके पास है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन काइनेमेटिक्स, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल। देखिए, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपको फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पेज पे नजर आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड इट्स टाइप, इसकी टाइप्स कौन से स्टूडेंट, वो आपके पास है जी रैंडम मोशन है और सर्कुलर मोशन होगी, और इसी तरह आपके पास है जी लीनियर मोशन, और उनकी एक एक या दो दो एग्जाम्पल दे दें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिफाइन रोटेटरी मोशन, इसकी एग्जाम्पल लास्ट में लिखें। अगर आपके सामने ये नहीं लिखा हुआ कि गिव एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए आप उसकी एग्जाम्पल लास्ट में लिखोगे। आगे चल के मैं आपको और बेहतर चीज़ें बताता हूँ। देखिए, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, आपने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसकी दो एग्जाम्पल्स आप लिख लो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए, ये अलग-अलग आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। देखिए, अगर वो आपसे ये कहता है कि डिफाइन एक्सेलरेशन, ठीक है, तो स्टूडेंट जो गलती करेंगे वो ये करेंगे कि जस्ट उसकी डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे। स्टूडेंट आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिजिक्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जाके आप इसको डिफाइन करो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका यूनिट लिखना है, और फिर उसका आपने लिखना है फॉर्मूला। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? यस, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो ना, अगर उसकी स्पीड एक जैसी हो लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। रीजन, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। और याद रखें, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और उसमें जो है उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है जी, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए इसका आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। डिफाइन डिसरिलेशन, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, और ये बात आप याद रखिएगा। ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि ग्राफ वाले पोर्शन में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, और इसमें वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये लास्ट वाले दो क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि इन ग्राफ वाले पोर्शन में क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एन एक्सेलरेशन? यस, a body moving at a constant speed can have, for example, motion of a body along a circular path. रीजन भी हमने इसकी बतानी है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखें इसके फर्स्ट 3 to 4 न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 to 4 न्यूमेरिकल्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ताकि इनिशियली
जो स्टूडेंट्स जो है ना वो न्यूमेरिकल से डरते हैं, उनको हम डराना नहीं चाहते हैं। सिंपल आसान से न्यूमेरिकल्स अभी आपको समझा देते हैं और फिर आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। आराम से बैठ के उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। आपको फॉर्मूले जो है ना वो पहले याद कर लेने होंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। स्टूडेंट देखें, आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। जब मैंने आपको एमसीक्यू समझाया तो उस एमसीक्यू के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे ये किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है और इसे आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ओके। सो फर्स्ट स्टेप्स कुछ ऐसे ही होंगे। अब ज़रा गौर करें, जैसे ही आपको स्टेटमेंट नज़र आया ना तो आपने कुछ चीज़ें ज़रा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इस गिवन डाटा के अंदर आप ज़रा गौर करो बच्चों, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। बुक अगर आपके सामने रखी है, बल्कि आपको रखनी चाहिए ताकि स्टेटमेंट आप वहाँ से देखें कि इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब दोनों इक्वल वेलोसिटीज़ हैं। इसमें हम वी आई वी एफ नहीं लिखने वाले, जस्ट हम वी लिखेंगे। और वो कह रहे हैं कि जी एक ट्रेन है और वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, अगर वो 10 सेकेंड तक मूव करती रहे, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हालांकि ये आपको ट्रेन तो इस तरह से नहीं हो सकती, ये छोटे बच्चों वाली ट्रेन ही हो सकती है, सिंपल वैसे सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन आप इसके स्टेटमेंट में जो गिवन है वो ज़रा देखें। गिवन आपके पास है वेलोसिटी जो है ना वो आपके पास है 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए 36 ये है, पहले आपको बता चुका हूँ, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा और नीचे 36, 1 आवर की जगह आपने 3600 सेकेंड्स आपने यहाँ पे दर्ज कर दिए। तो ये 2 zeros इससे कैंसिल हो गए, 36 इससे कैंसिल हो गए, 10 आपके पास बच गया। सो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और टाइम जो दिया हुआ है वो आपके पास है 10 सेकेंड्स टू फाइंड डिस्टेंस। वो ट्रेन कितने डिस्टेंस कवर करेगी अगर उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो और ये 10 सेकंड तक अगर ऐसे ही मूव करे तो लाजमी सी बात है उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तो वो कितना करेगी, अब आपने वो फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि एक फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। देखिए ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई कीजिएगा जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, वेलोसिटी दी हुई हो और टाइम भी दिया हो। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से हम एवरेज की बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो आपको बात समझ में आएगी। सो एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। वी कितना है आपके पास 10, टी कितना है जी 10, 100 आपके पास आ जाएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूनिट्स का खास ख्याल रखना है। डिस्टेंस का यूनिट आपको पता है मीटर होता है, तो लाजमी आप लिखेंगे। अगर आपने बोर्ड में ये नहीं लिखा तो 1 मार्क आपको नहीं मिलेगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो ये गलत बात होगी, ओके जी। अब इसका सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास है, न्यूमेरिकल नंबर 2। स्टेटमेंट आपके सामने है, देखें, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर से ही आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब एक ट्रेन रेस्ट में थी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो जीरो होगी, क्योंकि अभी ट्रेन रुकी हुई है ना। अब उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स, ओके, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म आप कहोगे सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आ रहा है बच्चों, स्पीड नहीं है, ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये और बात है। अब ज़रा गौर करें, एक ट्रेन है वो रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई और वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। उसने 100 सेकेंड्स के अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बच्चों फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में जितना उसकी स्पीड गेन होगी, ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट पे 100 सेकेंड के बाद लाजमी सी बात है उस ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड तो बनेगी ना, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो स्टूडेंट वो आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब गिवन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब जरा गौर करें, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो मैंने जीरो लिख दिया। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। मीन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, 100 सेकेंड्स। इसका मतलब हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर कि एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी,
ओके। और उसमें हमने वी ए वी नहीं लिखा था स्टूडेंट, आपको पता है उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, उसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं था, लिहाजा हमने ये फार्मूला नहीं अप्लाई किया। जैसी स्टेटमेंट होगी ना फार्मूला वैसे ही एडजस्ट करना है, बस ये आपने स्मार्टली वर्क करना है, सोचना है कि कौन सा फार्मूला इसके ऊपर फिट हो रहा है। अब इसके बाद आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको पता है एस इज इक्वल टू वी ए वी, वी ए वी मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, राइट। अब आपको मैंने साइड पे इन्फॉर्मेशन के लिए अलहदा से लिख दिया, ठीक है, आप इसको ज़रा इस साइड पे लिखिएगा। वी ए वी क्या होता है जी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दोनों वेलोसिटीज़ को आपने 2 पे डिवाइड कर देना। एवरेज का आपको पता है कि जितने नंबर्स ऊपर ऐड कर रहे हैं उनकी तादाद से आप इसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। वी ए वी इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला उसका ये है, वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी। वी ए वी इनिशियल वेलोसिटी क्या आपके पास 0 है, तो मैंने वी आई की जगह 0 पुट कर दिया, और वी एफ की जगह मैंने वी एफ एज इट इज पुट कर दिया, क्योंकि ये मुझे चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और टाइम कितना है जी 100 सेकेंड्स, तो मैंने 100 यहाँ पे लिख दिया, राइट। और एस की जगह मैंने यहाँ पे लिखना है 1000, तो ये मैंने 1000 लिख दिया, क्योंकि किलोमीटर था तो मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखा। अब देखिए कैलकुलेशन यहीं से आपकी आसान हो जाएगी, कैसे? देखिए आप इन 2 ज़ीरोज़ को यहाँ से डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये जैसे 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, यहाँ से ये वैल्यू सारी ख़त्म हो गई, यहाँ पे बचेगा जस्ट आपके पास 10, तो ये 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली वी एफ इज़ इक्वल टू 20 आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 2 को 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर से बता रहा हूँ क्या किया आपने, ये 2 ज़ीरोज़ को इससे कैंसिल कर दिया, ओके। और बाकी यहाँ पे क्या बच गया 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बच गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास है रिजल्ट। न्यूमेरिकल में लास्ट में आपने इस तरह खूबसूरत करके रिजल्ट भी लिखना है, मार्कर के साथ उसकी हेडिंग बनानी है, बॉक्स के अंदर जो है ना वो आपने लाजमी दर्ज करना है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक कार है और उसकी वेलोसिटी, अब उसने कह दिया कि कार पहले मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे कोई रेस्ट वाली बात नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। मतलब एक कार है उसकी वेलोसिटी इनिशियल जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड है। असल में होता ही है कि ये जब ऑब्जर्वेशन की जाती है, जब इसकी रीडिंग नोट की जाती है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी ए पॉइंट के ऊपर सपोज कर लो उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर है, ओके। और हाफ मिनट गुजरने के बाद लाजमी सी बात है उसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी तो बनी होगी ना, लेकिन उस दौरान में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, और एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। तो हाफ मिनट के बाद उसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, और डिस्टेंस पहले तो हमने फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी भी उस कार की फाइंड आउट करनी है जो हाफ मिनट के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई होगी। गिवन में देखें इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है जी हाफ मिनट, और हाफ 1/2, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 2 इससे कैंसिल हुआ, 30 सेकेंड्स आपके पास ये कंफर्म हो गया, ओके। जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड में आपके पास फर्स्ट है डिस्टेंस एस आपने फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट आपके पास है फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी एफ, ये दो रिजल्ट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। अब जरा चलते हैं, जरा ध्यान से देखें। देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अचानक से कहाँ से आ गया। आप स्टूडेंट अगर आप चाहें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी या वी ए वी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट एक कोशिश किया करें कि कुछ नई चीज़ें आप ऐड किया करें, पुराने फॉर्मूले को बार बार यूज़ मत किया करें, वरना आप नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। देखिए आपको पता है कि आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने लाजमी तैयार कर लेनी है। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और थर्ड आपके पास होती है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब जरा गौर करें, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे, थर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास डिस्टेंस नहीं होता, एस नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट हम नहीं यूज़ कर सकते। एस इज इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है जी 10, टाइम आपके पास है 30 सेकेंड प्लस 1/2, और इसी के साथ एक्सेलरेशन है 0.2, और टी आपके पास है 30 सेकेंड, तो इसका आ गया स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 390 मीटर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। अब गिवन आपके सामने है, ठीक है। आप चाहें तो एस इज इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और आप चाहें तो आप इससे भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है लिहाजा इस फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर,
और 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 0.2, टाइम आपके पास है 30। तो स्टूडेंट्स आप इसे डिवाइड करेंगे, जैसे ये पॉइंट को ख़त्म किया, नीचे 10 लिखा, 10 का 0 इससे 0 से कैंसिल हो गया, 3 2 6 हो गया, 10 + 6 आपके पास आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल दो रिजल्ट्स आपके इस न्यूमेरिकल नंबर 3 के हैं, तो आपने इसे इस तरीके से लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 4 और इसमें आपसे पूछा गया है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाइस्ट पॉइंट। स्टूडेंट देखें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं ना, तो लाजमी सी बात है वो पहले हम क्योंकि उसे फोर्स दे रहे होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, और वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है। लाजमी सी बात है ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, कुछ हाइट कवर करने के बाद, ठीक है। लाजमी सी बात है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हम अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहे हो, हम अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। ये आपको टॉपिक में मजीद समझा दिया जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, जब ऑब्जेक्ट हाइट मैक्सिमम हाइट गेन करके अब ऑब्जेक्ट कुछ सेकंड से भी कम टाइम के लिए रुकेगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जरा गौर करें, वो कह रहे हैं कि टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी दिस, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने तक उसने 3 सेकेंड लगा दिए। फाइंड क्या करना है, लाजमी सी बात है जब उसने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट रुका होगा तो उसकी वो मैक्सिमम हाइट होगी फ्रॉम द अर्थ। अब जरा और करें, और इसके साथ साथ उसने क्या पूछा हुआ है जी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। आपको पता है जाते हुए ऑब्जेक्ट जो है ना वो 3 सेकेंड लगा रहे हैं मैक्सिमम हाइट को कवर करने के लिए, तो वापस आते हुए भी तो 3 सेकेंड लगाएगा, तो 3 + 3 6 सेकेंड, तो हमें लास्ट वाला इसका आंसर मिल रहा है। वैसे एक आपको आइडिया बता रहा हूँ हाइट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जब अर्थ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो तो फिर हम यूनिफॉर्म, जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो तो स्टूडेंट आपको पता है फिर हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा हो, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा हो, या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, मतलब अर्थ की तरफ आ रहा हो, तो उसमें एक और फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से बात की जाएगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, बस एक पॉइंट आपने याद रखना है जो मे भी आपको ना पता हो, आइडिया ना हो। जब ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसका मतलब आप अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रही है, आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आपके पास एक्सेलरेशन जी की जो वैल्यू होगी ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। टाइम 3 सेकेंड है, ए की वैल्यू आपके पास इतना है, नहीं ये आपके पास है, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, ये वैसे एक्स्ट्रा लिखा गया है। अब जरा और करें, जब ये ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ये कुछ गिवन जो है ना इसे हमने यूज़ करना है। सो आपको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा हो तो वो जो डिस्टेंस होता है ना वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एस इज इक्वल टू एट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा हो या वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा हो। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे एस इज इक्वल टू, एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जे टी का, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब सिर्फ वी आई की वैल्यू 30 है, टाइम 3 सेकेंड है, 1/2 है, जी की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आप एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब आप काम करते हैं तो फिर आपको नेगेटिव साइन जस्ट उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और टाइम यहाँ पे आपके पास कितना है जी 3 सेकेंड, तो टी का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया गया। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, और 3 का स्क्वायर ये आपके पास है 9, 9 को देखें ये 2 इससे कैंसिल हुआ, 5 बचा, 9 5 45, इसका मतलब 90 माइनस 45, तो आपको आपके सामने जो रिजल्ट नजर आएगा 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 मीटर फॉर टोटल टाइम। आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा था उसने मैक्सिमम हाइट गेन करते हुए 3 सेकेंड लगा दिए, जब वो नीचे की तरफ आएगा तब उसका टाइम सेम टाइम होगा, ठीक है, टाइम फॉर अपवर्ड प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड। जाते हुए 3 सेकेंड लगे, आते हुए 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम उसने कितना लिया जी 6 सेकेंड। तो ये दो रिजल्ट्स आपके पास हैं स्टूडेंट्स। अब इसके जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।